एमए उत्तरार्ध के विद्यार्थियों, नमस्कार। ई व्याख्यान में आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, जैसा कि आप जानते हैं, हम भाषा विज्ञान से संबंधित ई व्याख्यानों पर अध्ययन कर रहे थे। ई व्याख्यानों के माध्यम से भाषा विज्ञान एक महत्वपूर्ण विषय है जो आपके सिलेबस में निर्धारित है। भाषा विज्ञान की कई सामान्य जानकारियों और उनकी शाखाओं से संबंधित हम अध्ययन कर चुके हैं। आपके इस समय अर्थ विज्ञान के बारे में आपको बताया जा रहा था। अर्थ भाषा की मूल आत्मा है और अर्थ के अध्ययन के लिए भाषा विज्ञान की एक उपशाखा है, अर्थ का विज्ञान। इसके संबंध में आपको शब्द और अर्थ का संबंध, अर्थ की प्रतीति आदि के बारे में बताया जा चुका है। आज आपको अर्थ का परिवर्तन कैसे हो जाता है, मूल शब्द क्या होता है और समाज में कैसे उसका परिवर्तित रूप ही स्वीकार्य हो जाता है, कैसे अर्थ संकुचित हो जाता है, कैसे विस्तार पा लेता है और कैसे नया रूप धारण कर लेता है, इन विभिन्न दिशाओं या प्रकारों के बारे में आज आपको इस ई व्याख्यान के माध्यम से समझाया जाएगा। बच्चों, आप जानते हो कि प्रत्येक शब्द का एक अर्थ होता है और भाषा समाज में रहने वाला व्यक्ति, भाषा विशेष में समाज में रहने वाला व्यक्ति उसका अपनी समझ से और अपने प्रचलित अर्थ से उसका अर्थ ग्रहण करता है। प्रत्येक शब्द बल्कि प्रत्येक भाषिक इकाई का एक अर्थ होता है, किंतु वो अर्थ सर्वदा एक सा नहीं रहता है, वो परिवर्तित होता रहता है। आपको एक उदाहरण के द्वारा ये बात बताती हूँ मैं। जैसे संस्कृत का शब्द है आकाशवाणी। संस्कृत में इसका अर्थ होता है देववाणी। तुलसीदास के समय में भी यही अर्थ था। रामचरितमानस में उन्होंने तुलसीदास जी ने आकाशवाणी वही देववाणी हुई, आकाशवाणी तेहि काला, अर्थात उस समय देववाणी हुई, उसी संदर्भ में ग्रहण किया है। अब वर्तमान काल में आकाशवाणी का अर्थ परिवर्तित होकर हिंदी में रेडियो या ऑल इंडिया रेडियो के लिए प्रचलित हो गया या उसका पर्याय हो गया है। एक और अन्य उदाहरण है विद्यार्थियों, संस्कृत का एक शब्द है जंघ। इसका प्रयोग संस्कृत भाषा में पैर के उस भाग के लिए होता है जो घुटने के नीचे होता है। ध्यान से सुनिए, जंघ जो घुटने के नीचे वाले पैर के लिए प्रयुक्त होता है, किंतु हिंदी में यही जंघा रूप में मिलता है और इसका अर्थ है पैर का वह भाग जो घुटने के ऊपर का होता है। इस प्रकार जंघा का भी अर्थ परिवर्तित हो गया है। इसी भांति गवार शब्द का इतिहास भी अर्थ परिवर्तन का एक अच्छा उदाहरण है। पाली भाषा में प्राप्त जो शब्द है ग्राम दोरको के अनुमान लगाया जाता है कि संस्कृत में ये शब्द ग्राम दारकह रहा होगा, जिसका अर्थ है गांव का रहने वाला, गांव का लड़का अथवा गांव वाला। किंतु हिंदी और अन्य आधुनिक भाषाओं में गंवार, बंगला में गंवार, गुजराती में गंवार आदि रूपों में मिलता है और इसका अर्थ हो गया है असभ्य या मूर्ख। तो हमने देखा आकाशवाणी, जंगा, गंवार का अर्थ कुछ से कुछ हो गया। अर्थ में ये परिवर्तन हो जाना ही अर्थ परिवर्तन कहलाता है। विद्यार्थियों, अर्थ परिवर्तन की दिशाएं या उसके प्रकार किस प्रकार से होते हैं, अभी आपको इसके बारे में बताया जाएगा। अर्थ परिवर्तन किन किन दिशाओं में होता है, कितने प्रकार से हो सकता है, इस विषय पर सबसे पहले विचार फ्रांसीसी भाषा विज्ञान वेत्ता ब्रील ने विचार किया था। ब्रील ने सबसे पहले इस पर अध्ययन किया था और उन्होंने 3 दिशाओं की खोज की थी या 3 प्रकार उन्होंने बताए थे। प्रथम अर्थ विस्तार, दूसरा अर्थ संकोच और तीसरा है अर्थादेश। पुनः सुनिए विद्यार्थियों, ब्रील ने अर्थ परिवर्तन की 3 दिशाएं या 3 प्रकार बताए, अर्थ विस्तार, अर्थ संकोच और अर्थादेश। अभी तक यही दिशाएं या इनका बहुस्वीकृत रूप प्रचलित है। प्रथम अर्थ विस्तार क्या है, आपको इसके बारे में बताती हूँ। अर्थ विस्तार का अर्थ है अर्थ का सीमित क्षेत्र से निकल करके विस्तृत क्षेत्र में आ जाना। विभिन्न उदाहरणों के द्वारा इसको स्पष्ट किया जाएगा। जैसे संस्कृत का एक शब्द है तैल, जिसका मूल अर्थ होता है तिल का रस। मूलतः संस्कृत में तिल के तेल को ही तेल कहा जाता था, यही इसका व्युत्पत्ति मूलक अर्थ था। हिंदी आधुनिक भाषाओं में
तेल शब्द इसी तेल का विकसित रूप है, किंतु इसका अर्थ विस्तृत हो गया है। तेल का मूल अर्थ था तिल का तेल, लेकिन आज तेल जो शब्द प्रचलित है वो सभी चीज़ों के लिए तेल के लिए काम में आता है, जैसे तिल, सरसों, अलसी, गोला, मूंगफली, बिनोला आदि। और यही नहीं, मछली का तेल, सांप का तेल, मिट्टी का तेल आदि आदि। और तो इसका परिवर्तन किस रूप में हुआ देखिए, यदि किसी को भरी दोपहर में और बहुत अधिक श्रम करने के लिए, काम करने के लिए भेज दिया जाए तो लौट के पसीने से लथपथ होगा और शिकायत करेगा, साहब आपने तो मेरा तेल ही निकाल दिया। तो ये बहुधा हमने देखा है कि संस्कृत का तेल है वो मूलतः तिल शब्द का, तिल का तेल होता था, लेकिन आज वो किस भांति सभी तिलहनों का या तिल, सरसों, अलसी सबका हो गया है। तो हमने देखा कि तेल का अर्थ विस्तार हो गया है। एक प्रकार से ये विशेष से सामान्य भी हो गया है। टक्कर एक विद्वान है जिन्होंने कहा है कि अर्थ विस्तार नहीं होता है, लेकिन भोलानाथ तिवारी ऐसा नहीं मानते हैं। उनका कहना है कि होता है और बहुत होता है। उन्होंने इस बात के तर्क रखते हुए उन्होंने उदाहरण दिए कि जिस सब्ज शब्द का अर्थ होता है हरा, पहले ये पालक, चौलाई, भिंडी जैसी हरी तरकारियों को उनके रंग के आधार पर ही सब्जी कहते थे। अब सब्जी शब्द के अर्थ का विस्तार हो गया है। सभी रंगों की सब्जियों को अब सब्जी ही कहा जाने लगा है, जबकि पहले ये हरे रंग की सब्जियों को के लिए ही कहा जाता था, जैसे टमाटर लाल, गाजर लाल, प्याज, बैंगन, मूली सभी के लिए होता है। आप सभी जानते हैं इस बात को। व्यक्तिवाचक संज्ञाओं के अर्थ में भी अर्थ विस्तृत हो जाते हैं। इसके लिए शर्त यह होती है कि व्यक्ति या तो बहुत अच्छे होने चाहिए, प्रसिद्ध होने चाहिए, या फिर कुख्यात होने चाहिए। समाज में कहावत भी है, बदनाम होंगे तो क्या नाम न होगा। तो विभीषण, मंथरा, नारद, जयचंद, नादिर, हिटलर आदि का प्रयोग भी उन सभी के लिए होता है जो इस प्रकार की दुष्ट प्रवृत्तियों के व्यक्ति होते हैं। इसी प्रकार राम, सीता, सावित्री आदि का भी अर्थ विस्तार हुआ है, जो बहुत अधिक समाज के लिए जीव या व्यक्तिगत जीवन में आदर्शों के लिए साधना करते हैं और समाज में एक उदाहरण स्थापित करते हैं। ऐसे व्यक्तियों के लिए उपयुक्त प्रकार की व्यक्तिवाचक संज्ञाओं का प्रयोग किया जाता है। विद्यार्थियों, एक दो उदाहरण के द्वारा आपको अर्थ विस्तार की प्रकृति के बारे में और बताती हूँ। जैसे अधर, अधर शब्द का अर्थ है मूलतः नीचे के ओष्ठ के लिए प्रयोग होता था, लेकिन वर्तमान में दोनों ओष्ठों के लिए होता है। इसी प्रकार इतिश्री शब्द है, वो संस्कृत के लेखक अपनी कृति के पुष्पिका में लिखते थे, कृति की समाप्ति पर लिखते थे इतिश्री कृतम समाप्तम आदि, लेकिन अब किसी भी काम की समाप्ति के लिए लिखा आ जाता है। महाराज शब्द है, पहले केवल राजा महाराजाओं के लिए होता था, अब खाना बनाने वाले ब्राह्मण के लिए भी होता है। इसी भांति पंडित पहले विद्वान व्यक्ति होता था, इसलिए पांडित्य विद्वता भी कहा जाता था। अब पंडित के साथ साथ ब्राह्मण मात्र के लिए हो गया। इसी भांति अभ्यास शब्द है, अभ्यास अभी प्लस अस का मूल अर्थ होता था बार बार बाण फेंकना अथवा सैनिक अभ्यास। बार बार बाण फेंकना अथवा सैनिक अभ्यास के लिए प्रयुक्त होता था, लेकिन बाद में ये सभी कार्यों के लिए होने लगा। इसी भांति गवेषणा शब्द का मूल अर्थ है गो की ऐषणा, अर्थात गाय की इच्छा या गाय की खोज। अब किसी भी प्रकार की खोज के लिए गवेषणा शब्द का प्रयोग होता है। निपुण मूल अर्थ शुभ कार्य करने में प्रवीण होता है, नि प्लस पुण प्लस के। अब ये सभी कार्यों में प्रवीण के लिए होता है मूलतः जो वीणा बजाने में दक्ष हो, लेकिन अभी सभी कार्यों में पटु व्यक्ति के लिए प्रयोग में होता है। तो विद्यार्थियों, ऐसे अनेकों अनेक उदाहरण हैं जो अर्थ विस्तार, अनेक शब्द हैं जो अपने मूल संकुचित अर्थ को छोड़ के विस्तृत रूप में प्रयुक्त होने लगे हैं। अब अर्थ परिवर्तन की जो दिशा है या प्रकार है वो दूसरा है अर्थ संकोच। ये अर्थ विस्तार का ठीक विपरीत है। इसमें अर्थ की परिधि पहले विस्तृत होती है और फिर वो संकुचित हो जाती है। उदाहरण के लिए संस्कृत शब्द का जो मृग शब्द है वो मूलतः पशु के लिए प्रयोग में होता था, पशु मात्र को मृग कहा जाता था। शिकार का वाचक मृगिया अथवा पशुओं के राजा सिंह के लिए मृगराज के प्रयोग में भी मूलतः ये आज ही सुरक्षित है, किंतु आगे चलकर इस शब्द के अर्थ में संकोच हो गया है और ये सभी पशुओं का वाचक शब्द जो मृग था
अब वो मात्र हिरण का वाचक हो गया है। आज मृग एक पशु विशेष हिरण के लिए ही प्रयोग में आता है। तो यह संकोच संस्कृत में ही हो गया था। वस्तुतः अर्थ संकोच में अर्थ सामान्य में परिवर्तित होकर के विशेष में हो जाता है। मृग के संदर्भ में आपने देखा, मृग सामान्य पशु से एक विशेष पशु हो गया। यह सिद्धांत यह भी है कि भाषा के मूल में शब्द सामान्य के लिए ही थे, लेकिन अर्थ संकोच के द्वारा वो धीरे धीरे शब्दों के लिए या विशेष शब्दों के लिए निर्धारित हो जाते हैं। इसी के लिए अर्थ संकोच भाषा की अभिव्यंजना शक्ति का भी द्योतक होता है, अर्थात अर्थों का संकोच होना भाषा की अभिव्यंजना शक्ति की प्रकृति की संपन्नता का प्रतीक है। भोलानाथ तिवारी कहते हैं इस संदर्भ में कि यदि कुछ अपवादों को छोड़ दे तो पहले भाषाओं में विशेष के लिए ही शब्द थे, फिर बाद में धीरे धीरे सामान्य के लिए अर्थ विस्तार से शब्द निश्चित होने लगे। ब्रील महोदय ने भी कहा था कि जो जाति जितनी उन्नति करेगी उसकी प्रवृत्ति उतनी ही अधिक उसमें ये मिलेगी। एक उदाहरण देखिए, जलज मूलतः जल में जन्म लेने वाली किसी भी वस्तु का वाचक रहा होगा कभी, जैसे पंक अर्थात कीचड़ में जन्मने वाली किसी भी वस्तु के लिए, किंतु बाद में अर्थ संकोच हो गया और दोनों ही शब्द कमल के वाचक होकर के रह गए हैं। विद्यार्थी शब्द भी इसी प्रकार का है। मूलतः जो कभी विद्या के अर्थी रहे होंगे, चाहे वे विद्यालय जाएं या न जाएं, 70 वर्ष के बुजुर्ग हो या कुछ भी हो, लेकिन आज ये शब्द अर्थ संकोच के कारण छात्र का समानार्थी हो गया है। ऐसे ही विद्यार्थियों भाषा में अनेक उदाहरण भरे पड़े हैं, जैसे धान्य और यव मूलतः अन्न मात्र के लिए प्रयोग में होते थे। धन धान्य से पूर्ण जैसे प्रयोगों में धान्य शब्द का वही अर्थ था और आगे चलकर ये दोनों शब्द ही अर्थ संकोच के कारण धान और जो के वाचक हो गए हैं। इसी तरह रदन मूल शब्द का कोई भी जो फाड़े लेकिन बाद में दांत से फाड़ने वाला हो गया। मंदिर मूलतः कोई भी भवन लेकिन बाद में देव भवन में संकुचित हो गया। सब्जी मूलतः हरियाली, कोई भी हरी सब्जी अब तरकारी मात्र के लिए हो गया। संध्या शब्द भी इसी प्रकार का है। संध्या मूलतः कोई भी संधि काल, लेकिन अब वो शाम के लिए शब्द सुरक्षित हो गया। इसी भांति मीट शब्द, यह अंग्रेजी का शब्द मूलतः खाद्य का द्योतक होता था, लेकिन अब मिठाई को भी स्वीट मीट कहते हैं, लेकिन अब यह खाद्य गोश्त का वाचक हो गया है। भारिया शब्द भी इसी प्रकार का है। भारिया जो भरण पोषण करने योग्य हो, बाद में स्त्री मात्र का पर्यायवाची हो गया है। इसी भांति पिल्ला शब्द मूलतः द्रविड़ भाषाओं में बच्चे के लिए होता था। तेलुगु में आज भी किसी भी बच्ची को, मनुष्य का हो चाहे जानवर हो, पक्षी को पिल्ला कहते हैं, लेकिन हिंदी में पिल्ला कुत्ते का पिल्ले का पर्यायवाची हो गया है। तो इस प्रसंग में ये भी संकेत है विद्यार्थियों कि शब्दों का अर्थ धीरे धीरे समय व्यतीत होने के साथ में परिवर्तित होते होते वो संकुचित हो जाता है। ऐसा विशेषण, उपसर्ग, समास, पारिभाषिक शब्दों आदि के अंतर्गत होता है। कुछ अन्य भाषा से भी ग्रहण कर लिए जाते हैं। शब्द ग्रहण करने के कारण भी संकुचित होता है। जैसे शब्द अपनी मूल भाषा के सभी अर्थों में दूसरी भाषा में प्रयोग में नहीं होते, कुछ सीमित अर्थों में ही ग्रहण किए जाते हैं। जैसे अंग्रेजी में कॉलर शब्द का प्रयोग मछली का टुकड़ा या आभूषण विशेष आदि कई अर्थों में होता है, किंतु हिंदी में केवल एक ही अर्थ के लिए होता है, कपड़ों का कॉलर में प्रयुक्त होता है। फैशन आदि अन्य भी इसी प्रकार के उदाहरण हैं। संस्कृत में धरा का अर्थ होता था योनि, गर्भाशय, शिरा, गुदा आदि, किंतु अब हिंदी में केवल पृथ्वी के लिए ही प्रयुक्त होता है। आदि कारण तुरंत एक क्षण में ही अर्थ में संकोच इस प्रकार हो जाता है। अर्थ संकोच के बाद में अर्थ परिवर्तन का जो तीसरा कारक तत्व है वो है अर्थादेश। भाव साहचर्य के कारण कभी कभी शब्द के प्रधान अर्थ के साथ एक गौण अर्थ भी चलने लगता है, और कुछ दिनों में ऐसा होता है कि प्रधान अर्थ तो धीरे धीरे लोप हो जाता है और गौण अर्थ में ही शब्द प्रयुक्त होने लगता है। इस प्रकार एक अर्थ के लोप होने और नवीन अर्थ के आ जाने को अर्थादेश कहते हैं। अर्थात भाव साहचर्य के कारण विद्यार्थियों
भाव, दो भावों की समानता के कारण उनमें से एक अर्थ का लोप हो जाता है और गौण अर्थ ही प्रधान अर्थ बन बैठता है, जिसको अर्थादेश कहते हैं। हम पहले गंवार शब्द को ले चुके हैं कि पहले गांव वाला, गांव का लड़का आदि धीरे धीरे असभ्य का वाचक हो जाता है। एक इसका उदाहरण असुर का भी दिया जा सकता है। ऋग्वेद की आरंभ की ऋचाओं में देववाची शब्द है। आपको आश्चर्य होगा जानकर कि असुर को पहले ऋग्वेद की प्रारंभिक ऋचाओं में देववाची बताया गया है, पर बाद में ये असुर राक्षसवाची हो गया। इसी प्रकार वर का अर्थ होता है श्रेष्ठ, पर अब इसका प्रयोग दूल्हे के लिए होता है। स्वयं दूल्हा शब्द भी इसी प्रकार का है, जिसका मूल अर्थ होता है जो जल्द न मिले, अर्थात जो दुर्लभ था, परंतु अब यह वर के नवीन अर्थ में ही प्रयुक्त होता है। इसी प्रकार अशोक देवानाम प्रिय कहा जाता था, बाद में इसका अर्थ मूर्ख हो गया। संस्कृत का वाटिका शब्द भी बंगला में बाड़ी हो गया और उसका अर्थ बगीचे से हट करके घर हो गया। विद्यार्थियों, इसी भांति बौद्ध धर्म में बौद्ध अनुयायी बौद्ध कहलाते थे, पर बुद्धू जो उसी का रूपांतर है और इसका अर्थ होता है मूर्ख। इसी भांति जंगा मूलतः घुटने के नीचे का भाग और अब घुटने के ऊपर का भाग है। दुहिता मूल अर्थ में दूध दुहने वाली और बाद में पुत्री के अर्थ में प्रयुक्त होने लगा, चाहे वे दूध को दुहे या ना दुहे। आकाशवाणी शब्द भी ऐसा ही है, पहले देववाणी के लिए, बाद में रेडियो के लिए। तटस्थ, तट पर स्थित, लेकिन अब इसका अर्थ क्या होता है? जो किसी का भी पक्ष न ले। मुहावरों में भी यही प्रवृत्ति मिलती है। तिलांजलि देना मूल अर्थ होता है मृत्यु के बाद हाथ में तिल और पानी लेकर के मृतक के नाम पर छोड़ देना, लेकिन अब तिलांजलि करने का होता है परित्याग करना, खाट खड़ी करना, इस तरह से दुर्दशा करना, इस तरह से अर्थादेश के कई कारण होते हैं। विद्यार्थियों, एक छोटी सी बात और है कि अर्थादेश के भी कई भेद किए जाते हैं। उनमें से दो प्रमुख आधार बनते हैं, स्थूलता और सूक्ष्मता के आधार पर, और दूसरा स्थूलता और सूक्ष्मता के आधार पर इनके भेद बनते हैं। शब्दों का अर्थ बदलते बदलते तो कभी सूक्ष्म से स्थूल हो जाता है, तो कभी स्थूल से सूक्ष्म से स्थूल और स्थूल से सूक्ष्म हो जाता है। इस आधार पर अर्थादेश दो प्रकार के हो सकते हैं, सूक्ष्मीकरण और स्थूलीकरण। सूक्ष्मीकरण का उदाहरण देखिए, कुर्सी पद के लिए, लंबे हाथ होना, पहुंच होना, पानी इज्जत के लिए, तो ये सूक्ष्मीकरण हो गया। पानी को इज्जत के रूप में भी देखा जाता है। आँख की किरकिरी, खटकने वाला, बुरा लगने वाला, नाक का बाल अत्यंत प्रिय, पर्दा, दुराव, छिपाव, रोटी, आजीविका, ये शब्दों का सूक्ष्मीकरण हो गया। और अर्थादेश इनका इस रूप में, जहर बुरे के लिए भी प्रयुक्त होता है, मेरा कहना तो तुम्हें जहर लगता है। हृदय, अंग विशेष, विशाल हृदय, हृदय पक्ष जैसे प्रयोगों में इनमें कुछ में से कुछ अर्थादेश, अर्थ विस्तार की भी गंध आ जाती है। दूसरा है स्थूलीकरण, जैसे देवता, मूलतः देव प्लस ता, देवत्व अर्थात देव। यौवन भाववाचक संज्ञा है, जौबन स्थन है। सामग्री जो संचय की गई वस्तुएं होती हैं। पुराण, प्राचीन ग्रंथों को या पुराण ग्रंथों को कहा जाता था। पुराण का अर्थ होता था प्राचीन, और बाद में पुराण ग्रंथों को भी कहा जाने लगा। उपनिषद, गुरु के चरणों के पास बैठकर ज्ञान प्राप्ति के लिए बैठना, लेकिन अब इसका जो मूल भाव है वो समाप्त हो गया और ग्रंथ विशेष के लिए प्रयोग में होने लगा। मिठाई शब्द मूलतः मिठास के लिए प्रयुक्त होता था। मिष्ठान, खटाई मूलतः खटास के लिए, पर अब आम आदि से बनी हुई वस्तु के लिए। विद्यार्थियों, एक अत्यंत सूक्ष्म सा है कि इन अर्थ संकोच की भी इसमें गंध आती है। इसको अर्थ संकोच की दृष्टि से भी इन अर्थादेशों को देखा जा सकता है। वस्तुतः सूक्ष्म अर्थ अपेक्षाकृत विस्तृत और सूक्ष्म स्थूल अविस्तृत होता है। तो इस प्रकार ये अर्थ परिवर्तन की विभिन्न दिशाएं हैं। आपको अगले ई व्याख्यानों में इन अर्थ परिवर्तन के कारणों के बारे में अध्ययन किया जाएगा कि इनके वास्तव में कारण क्यों होते हैं, कि कोई किसी शब्दों का अर्थ बदल जाता है, मूल शब्द को छोड़ देता है, संकुचित हो जाता है, नया भाव ग्रहण कर लेता है। इनके कारकों के बारे में आपको पढ़ाया जाएगा। धन्यवाद।